जय हिंद दोस्तों, हम देख रहे हैं घटना चक्र आधुनिक भारत का इतिहास। और 23वें वीडियो लेक्चर में आज देखेंगे गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में अपनी शिक्षा का जिक्र करते हुए लिखा कि मैंने अपनी शिक्षा की शुरुआत पोरबंदर के किसी पाठशाला से की, जहां मैंने बड़ी मुश्किल से थोड़े पहाड़े ही सीख सका था। उसके उपरांत 7 साल की उम्र में पिताजी के राजकोट स्थानांतरण के कारण मैं यहाँ आया और जहाँ मैंने हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त की। महात्मा गांधी की अल्प आयु 13 वर्ष में ही कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हुआ था। उन्होंने द इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्टर का प्रशिक्षण लिया था। करमचंद गांधी ने पोरबंदर, वांकानेर एवं राजकोट में दीवान पद पर कार्य किया। ये गांधी जी के पिता थे। इनका उपनाम कबा गांधी था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका के लंबे आंदोलन के दौरान कई बार जेल की यात्रा की। अपने सहयोगियों की सहायता से उन्होंने टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। महात्मा गांधी ने फिनिक्स, डरबन, दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1904 में एक आश्रम स्थापित की। फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। इनके विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया। मार्क्स की तरह गांधी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे तथा उन्होंने स्वयं को दार्शनिक और अराजकतावादी कहे जाने से गुरेज नहीं किया। सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने स्वप्नों के नवीन समाज का आधार बनाया था। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी भी थे। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का ध्यान रखते थे। वे सामाजिक न्याय के उदात्त सिद्धांतों को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे। वे अन्याय और अत्याचार के विरोधी थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा था, मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ सर्वोदय। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी श्रम को असाधारण महत्व देते थे। वे इस सिद्धांत को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे कि प्रत्येक से उसके सामर्थ्य के अनुसार काम लिया जाए तथा प्रत्येक को आवश्यकता अनुसार पारिश्रमिक दिया जाए। गांधी जी मार्क्सवादियों की भांति भावी आदर्श व्यवस्था में राज्य की सत्ता नहीं मानते थे। गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं उस समस्या को सुलझाने में लगा हूँ जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था, जबकि उपवास को गांधी जी सबसे अधिक प्रभावकारी अस्त्र मानते थे। इसे उन्होंने अग्निबाण कहा है। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन कर उसे अपने अनुकूल बनाना। यह कार्य सत्याग्रही अपने ऊपर कष्ट झेलकर करता है। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय आत्मनियंत्रण बताया था। गांधी जी के लगभग 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। वह अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे थे। जनवरी 1915 में भारत लौटे। जनता ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दक्षिण अफ्रीका के उनके संघर्ष और उनकी सफलताओं ने उन्हें भारत में अधिक लोकप्रिय बना दिया था। भारत आने पर उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, जिन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। उनके प्रभाव में आकर उन्होंने अपने को भारत की सक्रिय राजनीति से जोड़ा। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम वर्ष 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। इस अधिवेशन में गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका पर प्रस्ताव भी पारित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दीनसा वाचा ने की थी।
धर्तव्य है कि गांधी जी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के बीच में वर्ष 1901 में भारत आए थे। उन्होंने वर्ष 1902 में बम्बई में अपने विधि कार्यालय की स्थापना की थी। महात्मा गांधी महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। इसके संबंध में गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया। विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका तात्पर्य ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंध और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना। गांधी जी ने राजनीति के जो प्रतिमान प्रस्तुत किए उसमें नैतिक, धर्म और मानवता का समावेश था, लेकिन गांधी जी के पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया, परंतु बाद में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द चुना। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया। निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वर्ष 1917 में चंपारण, बिहार से सत्याग्रह प्रारंभ किया। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी जी का बहिष्कार प्रभावी हुआ, क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के कारण देशी वस्तुओं के उत्पादन तथा बिक्री को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट पढ़ी थी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। गांधी जी के अनुसार इस पुस्तक का वह संदेश व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। द गुड ऑफ द इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन द गुड ऑफ ऑल। इसी के आधार पर गांधी जी ने सर्वोदय, द वेलफेयर ऑफ ऑल की अवधारणा का प्रतिपादन किया। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉल्स्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा तथा टॉल्स्टॉय से प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है से गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए और यह उनके अहिंसक असहयोग का आधार बना। गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। वर्ष 1917 और 18 के आरंभ में गांधी जी ने तीन संघर्षों चंपारण आंदोलन बिहार, अहमदाबाद और खेड़ा दोनों गुजरात में हिस्सा लिया। चंपारण तथा खेड़ा के आंदोलन किसानों का आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद का आंदोलन औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह सर्वप्रथम घटना है। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह भी निश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं गैर कानूनी अबबाओं करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी।
किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया। मामले की जांच के लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की, जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया। बागान मालिक अवैध वसूली का 25% वापस करने पर राजी हो गए। इस प्रकार गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह सफल रहा। महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या जांच करने के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था तथा चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगियों में आचार्य जेबी कृपलानी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, सीएफ एंड्रूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद, एचएस पोलाक इत्यादि शामिल थे। एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद में हस्तक्षेप करना था। गांधी जी ने मालिकों और मजदूरों को इस सारे मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंप देने पर राजी कर लिया, लेकिन बाद में मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा की और इसे स्वीकार न करने पर मजदूरों को नौकरी से निकालने की धमकी दी। मालिकों के इस व्यवहार को इन्होंने गंभीरता से लिया तथा मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा। मजदूरों का उत्साह बढ़ाने तथा संघर्ष तेज करने के लिए इन्होंने खुद अनशन पर बैठने का फैसला लिया। इनके अनशन पर मालिकों का असर पड़ा और वे सारे मामले को ट्रिब्यूनल को सौंपने को राजी हो गए। बाद में ट्रिब्यूनल ने 35% बोनस देने का फैसला सुनाया। वर्ष 1918 में गुजरात खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी थी और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की थी। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है राष्ट्रपिता। भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। नोआखाली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारेलाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। जमनालाल बजाज कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। इनका जन्म सीकर राजस्थान में हुआ था। इन्हें वर्धा की एक धनवान व्यापारी ने गोद लिया था। वे वर्ष 1915 में गांधी जी के संपर्क में आए तथा जीवन भर उनके अनुयायी रहे। 30 वर्ष की अवस्था में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया। भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में इन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। ये कांग्रेस के कोषा अध्यक्ष रहे तथा गांधी सेवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे। वे वर्ष 1923 में नागपुर झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। चार्ल्स एंड्रूज दीनबंधु सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था। वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फार्म में गांधी जी के साथ रहे थे। गांधी जी ने गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए उन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। एंड्रूज वर्ष 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे गांधी जी के साथ एक सहयोगी के रूप में लंदन गए थे। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 को रायपुर में हुआ था। भारत में स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। वर्ष 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था तथा वे फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने। तथापि राजनीतिक परिदृश्यों पर उनका शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव छाया रहा।
गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी, जहां वे 1910 तक रहे। गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टशिप के सिद्धांतों को लागू किया था। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की जलवायु, भूमि तथा वहाँ के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए। इनकी अर्थनीति सभी तरह के शोषण का विरोध करती थी, चाहे वह शोषण देश के भीतर एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का हो या बाहर से हो। गांधी जी इसको दूर करने के लिए ऐसी प्रणाली कायम करना चाहते थे जिसमें व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्न द्वारा स्वतंत्र वातावरण में श्रम और कार्य कर सके। इसके लिए वे स्वदेशी उद्योग का पुनरुद्धार करना चाहते थे ताकि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके, वे भूख से पीड़ित न हों। इसके लिए गांधी जी ने कुटीर उद्योग जैसे गुड़ बनाना, घास कूटना, तेल पेरना, कागज बनाना, चमड़े का काम आदि पर जोर दिया। इससे गांधी जी का मानना था कि गरीब और शोषित का आर्थिक और सामाजिक सुधार करने में मदद मिलेगी। 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। इनकी मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे, हमारे बीच नहीं रहे। प्रश्न संख्या 1 है यहाँ पे, करमचंद दीवान थे, तो करमचंद पोरबंदर के, राजकोट के और बीकानेर तीनों जगह के दीवान रह चुके थे, उपयुक्त सभी। करमचंद ने पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर राज्यों में दीवान पद पर कार्य किया। ये गांधी जी के पिता थे। इनका नाम उपनाम कबा गांधी था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो गांधी जी ने श्यामल दास कॉलेज भावनगर से पढ़ाई की थी। प्रश्न व्याख्या देख लेते हैं। महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में अपनी शिक्षा का जिक्र करते हुए लिखा कि मैंने अपनी शिक्षा की शुरुआत पोरबंदर के किसी पाठशाला से की, जहां मैं बड़ी मुश्किल से थोड़े पहाड़े ही सीख सका था। उसके उपरांत 7 साल की उम्र में पिताजी के राजकोट स्थानांतरण के कारण मैं यहाँ आया, जहाँ मैं हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की। गांधी जी ने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी। इसके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित श्यामल दास आर्ट कॉलेज में नामांकन करवाया। इसके उपरांत उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से विधि की पढ़ाई पूरी की। अगला प्रश्न है यहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था? तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था तथा वर्ष 1904 में डरबन के समीप फिनिक्स फार्म की स्थापना की। प्रश्न संख्या 4 है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो द इंडियन ओपिनियन। प्रश्न संख्या 5 है, फिनिक्स फार्म कहाँ है? तो फिनिक्स फार्म डरबन, दक्षिण अफ्रीका में है। इनके गांधी समर्थक थे, तो दार्शनिक अराजकतावाद के। गांधी जी के विचारों में आदर्शवाद के बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे तथा उन्हें स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से गुरेज नहीं किया। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे? तो सत्य और अहिंसा। सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। प्रश्न संख्या 8 है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है? तो सत्य की प्राप्ति का रास्ता। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपने स्वप्नों के नवीन समाज का आधार बनाया। गांधी जी कहा करते थे, सत्य और अहिंसा को निरपेक्ष रूप से अंगीकार करना आवश्यक है। अहिंसा मेरे धर्म का सिद्धांत है, वही मेरे कर्म का अंतिम सिद्धांत है। सत्याग्रही का अनिवार्य कर्तव्य है कि वह अहिंसा द्वारा सत्य का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करें। अगला प्रश्न है, गांधी जी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी थे गांधी जी। गांधी जी के
राज्य संबंधी विचारों को व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यक्तिवादी कहा जा सकता है। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी भी थे। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का ध्यान रखते थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा, मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ सर्वोदय। गांधी जी ने समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी स्वयं कहते हैं कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूँ जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जा सकता है। प्रश्न संख्या 10 है, गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति को निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? तो हड़ताल को। गांधी जी के सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था। अगला प्रश्न है यहाँ पे, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो पहला कथन सही नहीं है। और सब जो कथन सही है वो देख लेते हैं, व्याख्या के से देख लेते हैं। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं बल्कि उसका हृदय परिवर्तित करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? तो गरीबी का अस्थायित्व ही हिंसा का क्रूरतम रूप है। गांधी जी ने कहा था कि गरीबी का अस्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका अपनाया था? तो आत्मनियंत्रण। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय आत्मनियंत्रण बताया था। प्रश्न संख्या 14 है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी 21 वर्ष रहे थे वहाँ पे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। गांधी जी का लगभग 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। वे जनवरी 1915 में भारत लौटे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो 1915 में। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो पीटर्स मारिट्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी के पास होते हुए भी उन्हें सामान्य बोगी में स्थानांतरित किया गया, जिसका उन्होंने प्रतिरोध किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें पीटर्स मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंका गया। अगला प्रश्न है, एम.के. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। महात्मा गांधी सर्वप्रथम वर्ष 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया। प्रश्न संख्या यहाँ पे 18 है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है? तो अहमदाबाद। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। प्रश्न संख्या 19 है, महात्मा गांधी ने इसे अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे आश्रम बनाया था, इसे कहा जाता है, इसका नाम क्या था? तो सत्याग्रह आश्रम। महात्मा गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है? तो फिनिक्स आश्रम। महात्मा गांधी ने फिनिक्स डरबन दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1904 में एक आश्रम स्थापित किया। फिनिक्स फार्म को 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी एक पारसी रुस्तम जी द्वारा खोले गए धर्मार्थ अस्पताल में परिचारक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की एवं बीमार दुखियों की सेवा का कार्य आरंभ किया। यहाँ उन्हें कंपाउंडर के रूप में भी शैक्षिक सेवाएं प्रदान की। उन्होंने बोअर युद्ध के समय घायल सिपाहियों की देखभाल एवं सेवा का कार्य भी किया था। प्रश्न संख्या 22 है,
कथन और कारण वाला। कथन है, दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया। तो कथन क्या है, यहाँ पे सही है, कथन सही है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। तो कारण क्या है, यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे केवल कथन सही है, कथन सही है और कारण गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सही। व्याख्या देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने स्वयं की खोज की थी। वह एक शर्मीले और डरपोक युवा से एक सफल संगठनकर्ता और नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे। दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों के बाद ही उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए खुद को तैयार किया। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय विविध पृष्ठभूमि से आए थे। गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने सत्याग्रह का पालन करके अंग्रेजों के विभिन्न नस्लवादी कानूनों को बदलवाया। उनकी प्रवृत्ति पूरी तरह से अहिंसात्मक थी। उनमें हिंसा, आक्रामकता इत्यादि का अभाव था। अतः कारण आर गलत है। अंग्रेजी के प्रश्न मिलिटेंसी का प्रयोग इस कथन को गलत साबित करता है। प्रश्न संख्या 23 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले अपने राजनैतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों से नहीं हो सकता। वह साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। गोखले के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। प्रश्न संख्या 24 है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था? तो महात्मा गांधी के अनुसार जन कल्याण के लिए सक्रियता उनका तात्पर्य था। राजनीति का तात्पर्य जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। इसके संबंध में गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया। विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका तात्पर्य था ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंध और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना। प्रश्न संख्या 25 है, महात्मा गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, निम्न में से कौन सी विशेषता उनमें नहीं है? तो सत्ता। वह नैतिकता पे बल देते थे, धर्म पे और मानवतावाद पे। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, उनमें नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेश था। लेकिन गांधी जी के पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। प्रश्न संख्या 26 है, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, तो बतक मियाँ थे। चंपारण सत्याग्रह के समय नील बगान के प्रबंध इरविन ने गांधी जी को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया था। इरविन ने अपने रसोइया बतक मियाँ को गांधी जी को जहरीला दूध परोसने को कहा था। बतक मियाँ ने अपने मालिक की आज्ञा का पालन किया, लेकिन साथ ही गांधी जी को दूध की सच्चाई भी बताई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस घटना के गवाह थे। प्रश्न संख्या 27 है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो ये बतक मियाँ थे। यहाँ पे बतक मियाँ को बटक मियाँ लिख दिया है, लेकिन इनका बतक मियाँ नाम है। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के भतीजे मगन लाल गांधी द्वारा सत्याग्रह शब्द का प्रयोग एक प्रतियोगिता में किया गया, जिसमें उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ। सत्याग्रह शब्द का अर्थ सत्य और दृढ़ता से लिया जाता है। बाद में महात्मा गांधी ने उसमें सुधार कर उसे सत्याग्रह शब्द में परिवर्तित किया। अतः स्पष्ट है कि सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया। अगला प्रश्न संख्या 29 है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने।
सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1917 में चंपारण बिहार से सत्याग्रह प्रारंभ किया। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। प्रश्न संख्या 30 है, निम्न में से कौन भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो चंपारण आंदोलन 1917 भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। 19वीं सदी के आरंभ में बिहार के चंपारण में प्रचलित तीन कठिया पद्धति का विरोध स्वरूप इस सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के उपरांत गांधी जी ने इसका प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की काटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर छिड़े विवाद में हस्तक्षेप कर किया। वर्ष 1918 में ही गुजरात के खेड़ा में किसानों की नष्ट हुई फसलों के बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान में छूट न देने के कारण महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह प्रारंभ किया था। दातव्य है कि महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट सत्याग्रह का प्रारंभ वर्ष 1919 में सरकार द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के विरोध के स्वरूप किया गया था। प्रश्न संख्या 31 है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती के नाम से पहचानी जाती थी? तो नील की खेती तीन कटिया पद्धति के नाम से पहचानी जाती थी। प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? तो मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते हैं। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया, परंतु बाद में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द चुना। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इनका सर्वाधिक प्रयोग किया गया। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया। निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है जबकि सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध से इतना ही भिन्न है जितना दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव से। निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। प्रश्न संख्या 34 है, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी जी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को क्या समझता था? तो ब्रिटेन भारत को एक निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी जी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। प्रश्न संख्या 35 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन में निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो कालक्रम यहाँ चंपारण 1917 हो जाएगा और अहमदाबाद मिल हड़ताल हो जाएगा 1918 में और एक फरवरी मार्च में हुआ है और खेड़ा हुआ था उसके बाद मार्च से जून के दौरान 1918 में ही हुआ था ये भी। और असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक हुआ है, 1920 से 22 तक हुआ है ये। तो ये क्रम से हो जाएगा 1, 2 और 1, 2, 3, 4। चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह ये है चंपारण का 1917 में, अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी मार्च 1918 में, खेड़ा का है मार्च जून 1918 में और असहयोग आंदोलन 1920-22 में। प्रश्न संख्या 36 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल को। अहमदाबाद मिल हड़ताल वर्ष 1918 के दौरान महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था। प्रश्न संख्या 37 है यहाँ पे, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम। तो रॉलेट एक्ट है, रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो रॉलेट एक्ट हुआ था 1919 में, चंपारण 1917 है, खेड़ा है 1918 मार्च में है और अहमदाबाद उसके बाद है। तो इसका हो जाएगा ई हो जाएगा व्याख्या 2, 4, 3, 1 व्याख्या के तहत देख लेते हैं इसको। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह हुआ था 1919 में, चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा किसान आंदोलन मार्च ये हो जाएगा 1918, अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी मार्च 1918। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? तो ये हो जाएगा
चंपारण। दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में किया। वर्ष 1916 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उसने चंपारण आने का आग्रह किया। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से अनुबंध के आधार पर यह भी निश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे तीनकटिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान और अन्य गैरकानूनी अवबावों करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। प्रश्न संख्या 39 है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों में से महात्मा गांधी के बारे में सही है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से की थी, सही है, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से की थी। कस्तूरबा गांधी के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हो गया था, ये भी सही है। उन्होंने विधि अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था, ये भी कथन सही है। वे रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए, ये भी कथन सही है। चारों कथन सही है, 1 2 3 4 चारों कथन सही है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई थी। महात्मा गांधी की अल्प आयु 13 वर्ष में ही कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हुआ था। उन्होंने द इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्ट्री की प्रशिक्षण लिया। महात्मा गांधी रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। प्रश्न संख्या 40 है यहाँ पे, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू द लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का यह संदेश था कि जिसने महात्मा गांधी के जीवन को बदल डाला। तो कौन सा संदेश था? तो यहाँ पे व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, तो यही कथन था। महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट पढ़ी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। इसकी समीक्षा में गांधी जी ने 3 बातों को नोट किया और इसमें सबसे प्रमुख व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। प्रश्न संख्या 41 है, गांधीवादी विचारधारा किससे प्रभावित था? तो ये सभी से प्रभावित था, रस्किन से, थोरो और टॉल्स्टॉय। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉल्स्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा तथा टॉल्स्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है से गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए और यह उनके अहिंसक असहयोग का आधार बना। प्रश्न संख्या 42 है यहाँ पे, कि निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो गांधी जी स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे, स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। गांधी जी स्वदेशी आंदोलन से संबद्ध नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। उस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। प्रश्न संख्या 43 है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो यह है बारडोली सत्याग्रह। गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह 1918, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का नेतृत्व किया, जबकि बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। प्रश्न संख्या 44 है, निम्न में से गांधी जी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? तो यहाँ पे उपयुक्त सभी कथन सही है, यानी जाति विहीन छुआछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया है गांधी जी ने, असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, सभी कार्य किया है गांधी जी ने।
गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण जिंदा नहीं रह सकता। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया था, अतः उपयुक्त सभी कथन सही है। प्रश्न संख्या 45 है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। प्रश्न संख्या 46 है, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा गांधी जोड़ा गया था? तो चंपारण आंदोलन के दौरान जोड़ा गया था। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा। प्रश्न संख्या 47 है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे? तो प्यारेलाल इनके सचिव थे। नोआखाली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारेलाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो वाईकोम सत्याग्रह में। वाईकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। राजकोट सत्याग्रह 1938-39 के संबंध में महात्मा गांधी ने 3 से 6 मार्च 1939 के उपवास के बाद वायसराय की मध्यस्थता से राजकोट के शासक समझौते पर राजी हुए। प्रश्न संख्या 50 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाईकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध सत्याग्रह था, कथन सही है। महात्मा गांधी इस सत्याग्रह में भाग लिया था, तो ये भी बात सही है। यहाँ पे ए और 1 और 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। केरल के हिंदू समाज में अस्पृश्यता तथा जातिगत भेदभाव के विरुद्ध तत्कालीन त्रावणकोर, वर्तमान में केरल का अंग में एक सामाजिक विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ था, जिसे वाईकोम सत्याग्रह 1924-25 नाम दिया गया। यद्यपि गांधी जी ने इस आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, लेकिन उनका निर्देशन एवं समर्थन इस आंदोलन को प्राप्त था। चूंकि दूसरे कथन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बात नहीं की गई है, अतः इस कथन को भी सही माना जा सकता है। प्रश्न संख्या 51 है, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो इनका आगमन हुआ था 20 दिसंबर 1920 को। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 को रायपुर स्थित धमतरी, वर्तमान धमतारी, स्वयं एक जिला है जो रायपुर से वर्ष 1998 में अलग हुआ था। इसके अतिरिक्त वे 24 नवंबर 1933 को यहाँ आए थे। प्रश्न संख्या 52 है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से शिक्षक थे? तो जेबी कृपलानी। प्रश्नगत विकल्प में गांधी जी के अनुयायियों में जेबी कृपलानी पेशे से एक केवल शिक्षक थे। शेष अन्य मुख्यतः पेशे से वकालत के रूप में कार्य चुना था। यद्यपि राजेंद्र प्रसाद कुछ समय के लिए शिक्षण कार्य भी किया, लेकिन वे मुख्यतः वह वकील थे। प्रश्न संख्या 53 है, यहाँ पे निम्नलिखित उद्योगपतियों में से कौन व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा वर्ष सन 1930 में जेल भी गए थे? तो ये थे जमनालाल बजाज। सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगी में से थे। वे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे थे। वे वर्ष 1923 में नागपुर झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा पुनः वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। प्रश्न संख्या 54 है, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी, उपयुक्त विवरण दीजिए। तो ये जमनालाल बजाज का। जमनालाल बजाज कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी, सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे, तो रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज थे।
चार्ल्स एंड्रूज दीनबंधु सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था, वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फार्म गांधी जी के साथ रहे थे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए उन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। एंड्रूज वर्ष 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे गांधी जी के साथ एक सहयोगी के रूप में लंदन गए थे। प्रश्न संख्या 56 है, वर्ष 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था? तो मौलाना शौकत अली का। वर्ष 1920 में महात्मा गांधी द्वारा छत्तीसगढ़ की यात्रा की गई, जिसमें उनके साथ मौलाना शौकत अली भी थे। गांधी जी द्वारा यह यात्रा पंडित सुंदरलाल शर्मा के आमंत्रण पर की गई थी। मौलाना शौकत अली प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे, जो कि खिलाफत कमेटी के सदस्य भी रहे। उनके भाई मौलाना मोहम्मद अली ने द कामरेड नामक समाचार पत्र निकाला। शौकत अली ने प्रथम एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया। प्रश्न संख्या 57 है, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? तो यरवदा जेल। यरवदा कारागार महाराष्ट्र पुणे जिले में स्थित है। गांधी जी को वर्ष 1930 में बंदी के रूप में भेजा गया था। यहाँ से गांधी जी साबरमती के आश्रमवासियों को प्रत्येक सप्ताह पत्र के रूप में अपने संदेश भेजा करते थे। यरवदा जेल में गांधी जी ने अपने अनुभवों एवं आध्यात्मिक प्रगति की समीक्षा करते हुए यरवदा कारागार को मंदिर की संज्ञा दी। प्रश्न संख्या 58 है, भारत का स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। वर्ष 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया तथा वे फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने। तथापि राजनीतिक परिदृश्यों से पर उनका शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव छाया रहा। प्रश्न संख्या 59 है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मार दी। उनकी मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे, हमारे बीच नहीं रहे। प्रश्न संख्या 60 है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो माउंटबेटन ने संबोधित किया था। माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की थी तथा कहा था, जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे, वह काम गांधी जी ने कर दिखाया। प्रश्न संख्या 61 है, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान और मुंह बंद कर व्यतीत करें? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान के साथ लेकिन मुंह बंद कर व्यतीत करें। प्रश्न संख्या 62 है, भारतीय राजनीति में प्रवेश से पूर्व 1 वर्ष तक देश के पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। 63 है, निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे, गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते? तो ये महात्मा गांधी कहा करते थे। महात्मा गांधी कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। प्रश्न संख्या 64 है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनैतिक दृष्टि से कभी सही नहीं हो सकता? तो महात्मा गांधी एम.के. गांधी कहा करते थे। महात्मा गांधी जी राजनीतिक एवं नैतिक मूल्यों की स्थापना के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि नैतिकता विहीन राजनीति राज्य को गर्त में मिला सकती है। वे मानते थे कि जो नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। इसलिए
गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि वे राजनीतिज्ञों में संत थे और संतों में राजनीतिज्ञ थे। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था तो मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरोध। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1917 में चंपारण में किया था तथा उसके बाद इसका दूसरा प्रयोग उन्होंने फरवरी-मार्च 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल के औद्योगिक मजदूरों की कम मजदूरी के विरुद्ध संघर्ष हेतु किया। प्रस्तुत प्रश्न के उत्तर हेतु दिए गए विकल्पों में चंपारण का नाम न होने के कारण अहमदाबाद के सत्याग्रह प्रयोग का ही प्रथम सत्याग्रह के रूप में चयन किया जाएगा। अहमदाबाद मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। गांधी जी ने 3 दिन तक अनशन, जो कि भारत में उनकी प्रथम भूख हड़ताल थी, के बाद मिल मालिक इस में मध्यस्थता के लिए तैयार हो गए और अंततः उन्हें बोनस देना पड़ा। प्रश्न संख्या 66 है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? अहमदाबाद मिल हड़ताल। प्रश्न संख्या 67 है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? तो वाराणसी में दिया था। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। 68 है, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था? तो व्याख्या देख लेते हैं, इसमें स्टार मार्क कर दिया गया है, व्याख्या देखते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से की थी। चंपारण में किसानों को 1 बीघा जमीन के 3/20 भाग 3 कट्ठा पर नील की खेती हेतु अंग्रेजों द्वारा बाध्य किया जाता था। इसे 3 कट्ठिया पद्धति कहते थे। नील की खेती करने से इनकार करने पर अंग्रेज किसानों पर अत्याचार करते थे। इसके अतिरिक्त किसानों पर लगभग 40 प्रकार के कर थोपे गए थे। बिहार के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर अंग्रेजों के अत्याचार से किसानों को मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। गांधी जी के कलकत्ता प्रवास के दौरान राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण गए तथा किसानों के अंग्रेजों की बंधुआ मजदूरी से मुक्ति हेतु सत्याग्रह आरंभ किया। जून 1917 में बिहार सरकार ने चंपारण में किसानों की अशांति की जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन कमेटी के गठन का निर्णय लिया। गांधी जी भी इस कमेटी के सदस्य थे। इस कमेटी के प्रतिवेदन पर 3 कट्ठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार गांधी जी ने अपने प्रथम सत्याग्रह चंपारण के माध्यम से चंपारण बंधुआ मजदूरों और किसानों को बाध्यकारी नील कृषि से मुक्त कराया। प्रश्न संख्या 69 है कि 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो मजदूर वर्ग ने हिस्सा लिया था, मजदूरों ने हिस्सा लिया था। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग 1918 में अहमदाबाद की कॉटन टेक्सटाइल मिल में मालिकों और मजदूरों के बीच मजदूरी बढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करना था। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्च की गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए। मिल मालिकों द्वारा गांधी जी के अनशन के बाद गठित ट्रिब्यूनल ने इसकी बात मान ली। प्रश्न संख्या 70 है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो ये अहमदाबाद संघर्ष। प्रश्न संख्या 71 है, यहाँ निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह किया गया था? तो ये सूती मिल कारीगरों के लिए। प्रश्न संख्या यहाँ पे 72 है, गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा कथन सही है? तो दक्षिण अफ्रीका में 1903 में। गांधी जी ने वर्ष 1903 के जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की, जहां वे वर्ष 1910 तक रहे। गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया था। विकल्प में दिए गए अन्य शहरों के साथ जो वर्ष दिए गए हैं उन वर्षों के दौरान गांधी जी ने जोहान्सबर्ग में भी थे। प्रश्न संख्या 73 है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर थे। यह कथन सही नहीं है।
गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक दशा में देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की जलवायु, भूमि, वहाँ के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए और इन बातों के आधार पर जहाँ तक अमेरिका का संबंध है, उन्होंने वहाँ के मशीनीकरण का विरोध नहीं किया, जबकि विकल्प ABC का समर्थन गांधी जी किया करते थे। प्रश्न संख्या 74 है, MK गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक सुधार संपन्न किया जा सकता है, तो उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधी जी की अर्थनीति सभी तरह के शोषण का विरोध करती, चाहे वह देश के भीतर एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का हो या बाहर से हो। गांधी जी इसको दूर करने के लिए ऐसी प्रणाली कायम करना चाहते थे जिसमें व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्न के द्वारा स्वतंत्र वातावरण में श्रम और कार्य कर सके। इसके लिए वे स्वदेशी उद्योग का पुनरुद्धार करना चाहते थे ताकि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके, वे भूख से पीड़ित न हो। इसके लिए गांधी जी ने कुटीर उद्योग जैसे गुड़ बनाना, घास कूटना, तेल पेरना, कागज बनाना, चमड़े का काम करना पर जोर दिया। गांधी जी का मानना था कि गरीबों और शोषितों का आर्थिक और सामाजिक सुधार करने में मदद मिलेगी। प्रश्न संख्या 75 है। प्रश्न संख्या 75 में गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य। तो इसका तात्पर्य कम निवेश से अधिक उत्पादन, अधिक लोगों के लिए। गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी के नवाचार का तात्पर्य कम निवेश से अधिक उत्पादन, अधिक लोगों के लिए। यह शब्दावली सर्वप्रथम प्रोफेसर प्रहलाद एवं R.A. माशेलकर द्वारा प्रयोग किया गया था। प्रश्न संख्या 76 है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो इसमें चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले हुई थी। खेड़ा सत्याग्रह वर्ष 1918 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, असहयोग आंदोलन 1920 में और चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 में हुआ था। इस प्रकार उपयुक्त घटनाओं में बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह सर्वप्रथम घटना है। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20वें भाग में नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर वर्ष 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। प्रश्न संख्या 77 है, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। प्रश्न संख्या 78 है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल ने ध्यान आकर्षित किया था उनका। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था तो 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। प्रश्न संख्या 80 है, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो चंपारण में किया था। प्रश्न संख्या 81 है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था तो नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। प्रश्न संख्या 82 है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो यह 3 कठिया पद्धति से जुड़ा था। चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था तो किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। प्रश्न संख्या 84 है, 3 कठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित था? तो चंपारण में नील की खेती से संबंधित था। प्रश्न संख्या 85 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया था। तो ये कथन गलत है। किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। चंपारण जांच में आचार्य JB कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगी थे। कथन सही है। यहाँ केवल 2 सही है। महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था तथा चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगियों में आचार्य JB कृपलानी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद, HS पोलाक इत्यादि शामिल थे। प्रश्न संख्या 86 है, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। प्रश्न संख्या 87 है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबद्ध थे? तो राजकुमार
शुक्ल। प्रश्न संख्या 88 है, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो नकदी फसल के विरोध में था, यानी नील की खेती के विरोध में था। चंपारण आंदोलन 1917 मुख्य रूप से नकदी फसल नील की खेती के विरोध स्वरूप प्रारंभ किया गया था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजी सरकार ने बिहार के चंपारण में तीनकटिया व्यवस्था लागू कर दी थी। इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक किसान को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी व्यवस्था के विरोध स्वरूप महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था, जिसके फलस्वरूप चंपारण कृषि अधिनियम 1918 बनकर आया और इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रश्न संख्या 89 है, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। प्रश्नगत विकल्पों में भारत में नियोजित विकास के विरोध में महात्मा गांधी ने किया। गांधी जी वस्तुतः औद्योगिकरण और मशीनीकरण के विरोधी थे। उन्होंने कुटीर और ग्रामीण उद्योग का समर्थन करने के साथ ग्राम को अर्थव्यवस्था की आधारभूत इकाई माना। इन्होंने मशीनों के प्रयोग के स्थान पर श्रम परक उद्योग को अधिक महत्व दिया ताकि अधिकाधिक लोग को रोजगार मिल सके। उनकी ग्राम राजस्व अवधारणा के तहत ग्राम ऐसी आर्थिक इकाई थे जहां के निवासियों की सभी आवश्यकताएं वहीं के उत्पादों से पूरी हो सकें। प्रश्न संख्या 90 है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी का साथ राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, JB कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारेख आदि ने दिया। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। प्रश्न संख्या 91 है, ईस्वी सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं था? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। प्रश्न संख्या 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो अति महत्वपूर्ण पहलू है रोपण फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट। व्याख्या देख लेते हैं इसका। 19वीं सदी के खत्म होते होते जर्मनी के रासायनिक रंगों डाई ने नील को बाजार से बाहर खदेड़ दिया। चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने के लिए मजबूर हो गए। किसान भी मजबूरन नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाना चाहा। किसानों को अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान व अन्य गैर कानूनी अववाबों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी गई। वर्ष 1908 में इसके खिलाफ विरोध काफ़ी मुखर हुआ, किंतु बागान मालिकों का लूट का कारोबार चलता रहा। रोपण फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट भी वर्ष 1917 में हुए चंपारण सत्याग्रह का महत्वपूर्ण कारक था। प्रश्न संख्या 93 है, चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो अनुग्रह नारायण नहीं थे इसमें। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष FG स्लाई थे। इसके सदस्य DJ रीड, महात्मा गांधी, LC अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिन्हा, G रैनी और MEL टैनर थे। प्रश्न संख्या 94 है, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो चंपारण कृषि समिति की स्थापना की थी। चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार ने चंपारण की कृषि स्थितियों की जांच करने के लिए जांच समिति नियुक्त किया। गांधी जी को इस समिति के एक सदस्य के रूप में चुना गया। जांच समिति की सिफारिश के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1918 में चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के अंतर्गत चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया, तो चंपारण में। दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण में वर्ष 1917 में। वर्ष 1916 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। चंपारण का मामला बहुत पुराना था। 19वीं सदी के समाप्त होते होते जर्मनी के रासायनिक रंगों ने बाजार में नील का स्थान ले लिया। फलस्वरूप
चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने के लिए विवश हो गए। किसान भी नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों की इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। प्रश्न संख्या 96 है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, तो महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था। प्रश्न संख्या 98 है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण आंदोलन में भाग लिया था। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था? चंपारण में। प्रश्न संख्या 100 है, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण में किया था। 101 है, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। 102 है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। प्रश्न संख्या 103 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो यह प्रथम आंदोलन था जिसे एम.के. गांधी ने संपूर्ण भारत स्तर पर आरंभ किया था। यह कथन सही नहीं है और सब कथन सही है। चंपारण सत्याग्रह मात्र चंपारण तक ही सीमित था तथा वह प्रथम आंदोलन जिसे गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ किया था रौलेट सत्याग्रह 1919 था। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में तीनों कथन सही है। प्रश्न संख्या 104 है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे? तो महात्मा गांधी थे। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। वर्ष 1917 में चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के प्रति यूरोपीय बागान मालिकों के अत्याचारों के विरोध में गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह किया गया। इस आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारेख तथा जे.बी. कृपलानी आदि थे। प्रश्न संख्या 105 है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो एन.जी. रंगा ने किया था। एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। प्रश्न संख्या 106 है, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने के क्या कारण था? तो ये था अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की। ये कथन सही है। प्रशासन का यह प्रस्ताव कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया, मतलब केवल एक सही है, यहाँ पे ये हो जाएगा, केवल एक सही है। वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान से छूट नहीं दी थी और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की थी। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया था। खेड़ा आंदोलन प्लेग फैलने और अकाल पड़ने के कारण किसानों के लगान अदा करने में असमर्थ होने और राज्य के प्रति उनमें असंतोष होने के परिणाम स्वरूप हुआ था। इस प्रकार कथन सही है, जबकि कथन 2 सही नहीं है।